आज जिस कंपनी को हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत सिर्फ एक साबुन की भट्टी से हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी ही शानदार और इंस्पिरेशनल है जितनी किसी एपिक की होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1951 में, जब इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विलियम हेस्केथ लेवर था, वही आदमी जिसने लेवर ब्रदर्स कंपनी की फाउंडेशन रखी और जिससे आगे चलकर HUL का जन्म हुआ। 1951 में एक मिडिल क्लास फैमिली में विलियम लीवर का जन्म हुआ। उनके पिता का किराने का व्यापार था जो उस समय के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन समाज की इकोनॉमिक स्थिति बहुत अनस्टेबल थी। अमीर और अमीर होते जा रहे थे, जबकि गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। विलियम ने बचपन से ही अपने पिता की दुकान में काम करना शुरू कर दिया था। वह एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी सीखने में यकीन रखता था। लेकिन इस छोटे बच्चे ने बहुत जल्दी एक बात समझ ली थी, सिर्फ दुकान चलाने से बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। 1872 में पहली बार विलियम लीवर बिजनेस में कदम रखा था। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। जब उनके दोस्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे थे, विलियम ने अपने पिता की दुकान में नई सोच लानी शुरू कर दी। उनके मन में सबसे बड़ा यही सवाल था कि अगर हर आदमी को साबुन चाहिए तो क्यों न इसे बेचना शुरू किया जाए। उस समय साबुन बहुत महंगा था और आम लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। ज्यादातर लोग राख, ऐश और पानी से कपड़े और शरीर धोते थे। विलियम को समझ में आ गया कि साफ सफाई एक बड़ी जरूरत है, लेकिन लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यहीं से उनके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया, एक ऐसा साबुन बनाना जो किफायती भी हो और असरदार भी। लेकिन सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं था। अब तक विलियम ने यह सीख लिया था कि कोई भी प्रोडक्ट तभी सफल होता है जब वो लोगों की असली जरूरतों को पूरा करे। 1884 में उन्होंने लेवर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी बनाई और सनलाइट सोप नाम का पहला साबुन लॉन्च किया। लेकिन इस साबुन में ऐसा क्या खास था जो इस साबुन को इतना फेमस बनाया? ये पहले के मुकाबले सस्ता था और इसमें प्योर तेल और फैट्स का सही मिक्सचर था, जिससे यह ज्यादा झाग बनाता था। ये पहला पैकेज्ड और ब्रांडेड साबुन था जो उस जमाने में बिल्कुल नई सोच थी। इससे पहले साबुन लोग खुला खरीदते थे, लेकिन सनलाइट सोप पहली बार एक पैकेट में आया। ये साबुन सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में तेजी से लोकप्रिय हो गया। लेकिन विलियम लीवर की सोच सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं थी। 1888 भारत में जब सनलाइट सोप पहली बार एंट्री ली, उस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अंडर थे, यानी यह एक गुलाम देश था। भारत में ज्यादातर लोग मिट्टी, राख और रीठा से सफाई करते थे। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की खुली छूट थी, लेकिन भारतीयों के पास अपने खुद के ब्रांड नहीं थे। यहीं पर लेवर ब्रदर्स ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने भारतीय बाजार में सनलाइट सोप को अंग्रेजों का साबुन बताकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे यह अमीर भारतीयों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया और लेवर ब्रदर्स की भारत में एंट्री हो गई। लेकिन यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। भारत एक बड़ा देश था, लेकिन ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और लेवर ब्रदर्स को यह समझ में आ गया था सिर्फ अमीरों तक सीमित रहकर फायदा नहीं होने वाला था। यही वो समय था जब उन्होंने एक गेम चेंजर फैसला लिया। 1895 से 1910 तक लेवर ब्रदर्स ने महसूस किया कि भारत में एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। अगर सच में पकड़ बनानी है तो अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लाना होगा। और फिर 1995 में आया लाइफ बॉय साबुन, जो मेनली गरीबों को टारगेट कर रहा था। और उस समय अलग अलग बीमारी भी चल रही थी, जैसे प्लेग, हैजा और मलेरिया। और भारतीयों को बताया गया कि साबुन सिर्फ सफाई नहीं बल्कि सेहत के लिए भी जरूरी है। लाइफ बॉय को जर्म किलिंग सोप बताकर बेचा गया, यानी सिर्फ सफाई नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव भी। अब 1910 लॉन्च होता है लक्स, जो अमीरों को टारगेट करते हुए बनाया गया था। उस समय भारत में थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। लक्स को सितारों का साबुन बताया गया, यानी जो सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करें वही आम लोग भी चाहेंगे। धीरे धीरे लक्स एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। यही वो चाल थी जिसने HUL को भारत के हर घर में पहुंचा दिया। लेकिन असली मुश्किलें अभी आनी तक बाकी थी। 1914 जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेवर ब्रदर्स की शिपमेंट बंद हो गई। भारत में साबुन की कमी हो गई। भारतीय व्यापारियों ने अपने लोकल साबुन बेचना शुरू कर दी। लेवर ब्रदर्स के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारतीय कंपनियां अब टक्कर देने लगी। यही वजह थी कि उन्होंने 1918 में भारत में ही फैक्ट्री खोलने का फैसला लिया। 1923 में लेवर ब्रदर्स ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इससे यह फायदा हुआ, अब इंग्लैंड से शिपिंग का झंझट खत्म हो गया और लोकल प्रोडक्शन
से सस्ते दामों में साबुन बनने लगा। गांवों में भी छोटे पैकेट्स में साबुन पहुंचाने की स्ट्रेटेजी अपनाई गई। लेवर ब्रदर्स जो साबुन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में आगे था, उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी जड़ों को और मजबूत करना होगा। एक तरफ थे लेवर ब्रदर्स जो साबुन और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में राज करने वाली कंपनी जिसने दुनिया भर में अपने ब्रांड्स को जमाया था, और वहीं दूसरी तरफ थी मार्गरीन यूनी, एक डच कंपनी जो मक्खन और अदर फूड प्रोडक्ट्स बनाती। दोनों कंपनियों को महसूस हुआ कि अगर वे एक साथ आए तो वे दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन सकते हैं। और 1929 में इन दोनों कंपनी एक साथ मिल गए और वहीं से शुरू हुआ यूनिलीवर। लेकिन क्या फायदा हुआ? लेवर ब्रदर्स को अब सिर्फ साबुन तक सीमित नहीं रहना पड़ा। मार्गरीन यूनी को पर्सनल केयर और होम केयर इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई। यूनिलीवर ने सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि भारत जैसे देशों में भी अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ एक साबुन कंपनी नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुका था। लेकिन भारत में अभी भी एक चुनौती थी, स्वदेशी आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन तेज कर दिया। भारतीय कंपनियां तेजी से बढ़ रही थी, लोग विदेशी चीजें खरीदना कम कर रहे थे। यूनिलीवर ने अपनी ब्रांडिंग बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय इमोशंस को समझकर एडवर्टाइजमेंट बनाए। 1937 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। 1943 में लेवर ब्रदर्स इंडिया लिमिटेड बनी और 1944 में यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड लॉन्च हुई। यानी यूनिलीवर ने भारत में अपनी अलग अलग कंपनियां खोल दी, जिससे यह पूरी तरह से भारतीय मार्केट में घुस गया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। विदेशी कंपनियों पर सवाल उठने लगे, क्या वे भारत छोड़कर जाएंगे? यूनिलीवर ने खुद को भारतीय कंपनी के रूप में रीब्रांड किया। 1956 हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड HLL बना, जिसे आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL कहते हैं। HUL जब भारत में आया तब यह एक विदेशी कंपनी, लेकिन धीरे धीरे इसने भारतीय बाजार पर अपनी पकड़ बना ली। लक्स, लाइफ बॉय, सर्फ, रिन जैसे प्रोडक्ट घर घर में पॉपुलर हो गए। लेकिन फिर भारतीय कंपनियों ने इसे सीधी टक्कर देनी शुरू कर। 1970 के दशक में करसन भाई पटेल ने निरमा लॉन्च किया, एक सस्ता और अच्छा डिटर्जेंट पाउडर। उस समय सर्फ, HUL का ब्रांड बाजार में महंगा था, लेकिन निरमा ने सिर्फ 3 से 5 रुपये में डिटर्जेंट देना शुरू कर दिया। लोग महंगे सर्फ को छोड़कर निरमा की तरफ जाने लगे। HUL को पहली बार तगड़ा झटका लगा। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने HUL के ब्यूटी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को टक्कर दी। लोगों को पहली बार आयुर्वेदिक और देसी प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिला। HUL के डोवे, पोएंडीज और अदर प्रोडक्ट्स को पतंजलि से कड़ी चुनौती मिली। गॉडरेज और डाबर ने भी ब्यूटी, हेल्थ और होम केयर में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। खासकर डाबर हनी, च्यवनप्राश और गॉडरेज नंबर 1 जैसे प्रोडक्ट्स ने HUL को टक्कर दी। लेकिन कैसे इतना कुछ होते हुए भी HUL भारत का नंबर 1 था? पहला ब्रांड वैल्यू और भरोसा, और HUL के प्रोडक्ट्स पहले से ही घर घर में मौजूद थे। ब्रांड लॉयल्टी, लोग जानते थे कि HUL के प्रोडक्ट्स क्वालिटी में भरोसेमंद हैं। भारतीय कंपनियां सस्ती थी, लेकिन लोग HUL की क्वालिटी के फैन थे। जब निरमा ने टक्कर दी तो HUL ने सर्फ एक्सेल के नाम से नया डिटर्जेंट लॉन्च किया और ब्रांड को फिर से मजबूत किया। जब पतंजलि आयुर्वेद पर फोकस कर रहा था, तब HUL ने लेवर आयुष ब्रांड लॉन्च किया, यानी देसी मार्केट को समझकर खुद को बदल लिया। हर चुनौती के साथ HUL ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली और मार्केट में मजबूती बनाए रखी। HUL ने सीखा कि भारतीय ग्राहक सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स भी चाहते हैं। क्लिनिक प्लस, हील, फेयर एंड लवली, अब ग्लो एंड लवली हो गया। ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाकर HUL ने आम जनता को भी अपने साथ जोड़े रखा। HUL ने नई टेक्नोलॉजी, बेहतर रिसर्च और कस्टमर फीडबैक पर ध्यान दिया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया, यानी HUL के प्रोडक्ट हर छोटे गांव तक पहुंचने लगे।